करते हैं उन मोहतरमा की जिन्होंने आग लगा दी है साहब, आग। महाराष्ट्र शासन आई, महाराष्ट्र शासन पीछे लिखा हुआ, ऑडी बीच में और ऊपर लाल बत्ती। इस लाल बत्ती को प्रधानमंत्री मोदी मना कर चुके हैं कि नहीं लगेगी। नियम में बदलाव करवा दिया कि लाल बत्ती हर कोई ना लगा पाए। लाल बत्ती जानते कौन लगा सकता है? आपके जिले का कलेक्टर भी नहीं लगा सकता। लाल बत्ती सिर्फ आपका आईजी एसपी कोई नहीं लगा सकता। लाल बत्ती सिर्फ दो जगह अलाउड है, एक गवर्नर को, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एक राष्ट्रपति को और एक प्रधानमंत्री को। यहां तक कि रक्षा मंत्री भी नहीं लगाते। सारे मंत्रियों से हटा ली गई लाल, केंद्रीय मंत्रियों से हटा ली गई। एक अदनी सी आईएएस प्रोबेशनरी, अभी तो आईएएस बनी नहीं है, प्रोबेशन पे, ट्रेनिंग पीरियड पे, उसकी हिम्मत देखिए साहब कि वो वीआईपी नंबर वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है 1000। और लाल बत्ती लगाकर महाराष्ट्र सरकार ने लगाकर उस गाड़ी पर चल रही है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। लोग बताते हैं बात तो इससे आगे जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो किसी ठेकेदार की है, प्राइवेट गाड़ी है। ये प्राइवेट गाड़ी पे महाराष्ट्र शासन कैसे लिख लोगे? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, नियम फिर से बता दूं, नियम समझ लीजिए। कलेक्टर हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि अगर चीफ जस्टिस भी है, अगर गाड़ी उसकी प्राइवेट है तो उस पर भारत सरकार नहीं लिख सकता, वो अलाउड नहीं है, नियम अनुसार गलत है। तो पहली गलती तो ये हुई कि इन्होंने ये लिख रखा है महाराष्ट्र शासन। दूसरी गलती है कि इन्होंने लाल बत्ती लगा रखी है, इस पर इनका चालान कटेगा। तो मोहतरमा है कौन? अरे ये मोहतरमा है हीरोइन जैसी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऑडी ठेकेदार की प्राइवेट गाड़ी, लाल बत्ती। ये हाथ में बड़ी खतरनाक सी घड़ी पहनी हुई है, ऐसी सांप सांप वाली। मैं सुना बड़ी महंगी घड़ी आती है। पहले घड़ी जो है इस तरह की घड़ियाँ तनिष्क और टाइटन इस सब में आती थी, अभी पता नहीं, हाँ ऐसी टाइप की सी बनाई जाती थी। पर लोग बतावे हैं कि घड़ी यो रही। लोग बताते कि कोई सरपेंटी टुबोगैस इन्फिनिटी कलेक्शन है कोई, है बाकी घड़ी है जे हमें क्या मालूम। 19,27,000 रुपया की घड़ी है, क्या बात कर रहे? जामे तो 40 मोनियम की शादी है जाती। कमाल है। 19 लाख रुपए की तो घड़ी पहने मैडम। पर खैर हमें घड़ी से क्या मतलब, हम तो दूसरी तरफ चलते हैं। 19 लाख रुपए की घड़ी। मैडम ने अपना जो करवाया ना सिलेक्शन, इनका जो आईएएस में हुआ है, वो हुआ है गरीबी में, ओबीसी में, क्रीमी लेयर नहीं है ये। चलिए, इनके फादर चुनाव लड़े थे साहब, तो उन्होंने कुछ एफिडेविट फाइल किए थे। क्या समझ रहे हो क्या है ये? हैं? ये 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज हैं साहब। इतने प्लॉट और इतने फ्लैट हैं इनके, गजब। और ये क्रीमी लेयर नहीं है। चलो साहब, बाकी चीज़ें भी देखें। हैं? नगद इनके पास 40,000 रुपये बस। फिर क्या है? एक कार है हुंडई सेंट्रो 2.5 लाख रुपए की, फोर्ड फिएस्टा भी है, मारुति सुजुकी भी है, एक और फोर्ड फिएस्टा है। इनके अलावा इनके पास में क्या क्या है? तमाम सारे सोने का चेन है, 2 ग्राम, दो हैं, 100 ग्राम दोनों का वजन है, 200 ग्राम की तो चेन ही हो गई, है ना। ये तमाम सारी चीज़ें हैं साहब। 100 ग्राम की 2 ब्रेसलेट हैं, 17 लाख रुपए की कीमत का कुछ हतातील कुछ होता है वो है, फिर 60,000 रुपये का कुछ है, फिर अंगूठी है 15 ग्राम की। ये तमाम सारे आइटम हैं साहब लाइन से। ये उन्होंने एक चुनाव लड़ा था उनके पिताजी ने, तो उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, उसकी हिसाब किताबें हैं। और क्या क्या है? शॉप नंबर 4 व 5, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 4 5, 2 शॉप ये हो गई, 1 शॉप ये हो गई, 2 शॉप ये हो गई। इसके बाद एक और है, हैं? तो ये तमाम सारी प्रॉपर्टी 750 स्क्वायर फीट का, 340 स्क्वायर फीट का, लागू नहीं, पता नहीं क्या है। ये इतनी सारी संपत्तियां हैं साहब इनके पास में। इनके पिताजी भी आईएएस, इनकी माताजी वो ग्राम प्रधान वगैरह जो होते हैं ना, उनके कुछ चुनाव सरपंचों के ऊपर जो होते हैं वो हैं। आप सोचिए इनका मैटर हाईलाइट कैसे हुआ, पहले समझिए। इन्होंने जो एडमिशन लिया है वो ओबीसी में लिया, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर में जो ओबीसी मैडम है, इन ओबीसी मैडम के पास 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बताई जाती है इनके पिताजी के पास में। ओबीसी मैडम 19 लाख रुपए की घड़ी पहनती हैं। ओबीसी मैडम कह रही है नॉन क्रीमी लेयर में हूँ मैं, कुछ 6 लाख 10 लाख वाला था ना सालाना। जबकि जो रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उसके अनुसार इनकी सालाना इनकम जो है वो 40 करोड़ है।
एफिडेविट जो इनके पिताजी ने फाइल किया उसमें लिखा इनकम हमारी 40 करोड़ है, तो फिर ये तो बाहर हो गए। पर ट्वीक्स बहुत सारे हैं। पिताजी की इनकम ज़्यादा है तो माताजी पिताजी का डाइवोर्स बता दो, पिताजी अलग रहते हैं तो हम ओबीसी में बने रहेंगे। अभी बात इतने पे ख़त्म नहीं हुई है। हमें इनकी घड़ी से भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनके ओबीसी सर्टिफिकेट से भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए ज़रा कट ऑफ देखें पहले। ये कट ऑफ है साहब ओबीसी का। दो कैटेगरी देखेगा, एक तो ओबीसी 919, 923 ये सारे, ठीक है ना, और ये पीडब्ल्यूडी, ठीक है, 1, 2, 3 और 5। सो इसमें क्या, अभी देखिए, अब मैडम के जरा देख लें। मैडम आई हैं ओबीसी में, खेड़कर मैडम, नंबर आए हैं 560 और 182 और 742 टोटल, ठीक है। कट ऑफ जरा देख लीजिए कितना था पिछला। कट ऑफ जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा ऊपर है, ठीक। बात इस पर भी ख़त्म नहीं होती। इसके बावजूद इनको सिलेक्शन होता है, इनका ये सरकार का नोटिफिकेशन है, इनका सिलेक्शन होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ये 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इसमें तो कहीं नाम ही नहीं है इनका। नाम कहाँ चला गया? ये रहा, खेड़कर पूजा दिलीप राव, 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक। फिर 2021 के इलेक्शन सिलेक्शन के बाद मामला गया कहाँ, किधर गायब हो गया? अब 2021 के सिलेक्शन की ज़रा पड़ताल देख लें। आइए, 2021 का इनका रोल नंबर समेत बता रहा हूँ आपको, आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, ओबीसी PWBD 5, 560, 182, 742 इनका नंबर था, 769 इनकी रैंक थी। ये सीरियल नंबर है ना, 769 इनकी रैंक थी, बराबर। ये सिलेक्शन लिस्ट है साहब, ज़रा इसको देखिए 2021 की, ठीक है। सिविल सर्विसेज सर्विस एलोकेशन 678, 680, 684, 679 कहाँ चला गया? 679 क्यों नहीं दिख रहा? 679 तो ये रहा, ये तो इन्हीं का था। तो 679 क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ था 2021 में? इनको क्यों नहीं नौकरी दी गई थी? मैं समझाता हूँ। इन्होंने अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2021 में भी इन्होंने लगाया था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को सरकार ने मानने से मना कर दिया था, और एससीआई में इनके जो इनका सिलेक्शन होना था उसे निरस्त कर दिया था, माना नहीं था। ऐसा बताते हैं कि 2021 में इनका जो इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था डिसेबिलिटी का, वो बाहर कर दिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया, गजब। लेकिन इसके बाद ये फिर से आई और 711 सीरियल नंबर पर 821 रैंक के साथ में ओबीसी कैटेगरी में आईएएस मिल गया इनको। आए, एक मिनट रुको, जरा समझाओ मुझे। रैंक है 821, इन्हें मिला आईएएस, ठीक। रैंक है 799, इन्हें मिला आईपीएस। ये एससी हैं, ओबीसी नहीं, एससी और एसटी टंगे हुए हैं ऊपर। रैंक देखिए जरा 799, इनका 821 है, 800, 802, 800, 821 वाला आईएएस। बाकी आईआरएस, आईपीएस, आईआरएस, आईटी है। ये कैसे हो गया? ये कैसे आईएएस बन गई? इसके नीचे भी आईआरएस, आईआरएस, आईआरएस। तो ये कैसे आईएएस बन गई भाई बीच में अचानक से, और एमडी बन गई? मैं तो हैरान हूँ। सॉरी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी थी इनकी, एमडी। तो इनको कैसे मिल गया? अब आप में से बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तो ये है साहब इनकी कैटेगरी, ठीक है, यानी पार्शियली डिसेबल्ड, ठीक है। उसमें इनका कौन सा था? इनका था कि हमको दिखता नहीं है, विजुअल एम्पावरमेंट था इनका, VI, ठीक है। ये कैटेगरी भी चेंज हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी कैटेगरी बदल गई। और इन्होंने जो, इनके पिताजी ने जो फाइल किया है, कैटेगरी में तो आती नहीं है, क्योंकि इनके तो 40 करोड़ के तो एसेट्स ही हैं, इनके पिताजी ने भर रखे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर इस देश के साथ ये कैसा मजाक हो रहा है कि एक के बाद एक पेपर लीक, और उसके बाद अब ये नई कहानी, और यूपीएससी की। और एक नहीं सर, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पर पहले जरा समझिए ये एक्सपोज कैसे हुई।
नितिन जी एक बात बताइए, ऐसे और कितने होंगे जो SC OBC स्पेशल कोटा से IAS IPS बने? बड़ा स्कैम है, कांग्रेस के टाइम तो बहुत बने होंगे, बहुत बने होंगे। सबका निकालेंगे तो मैं समझता हूँ आधा खाली हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज, इनको पकड़ में कैसे आया? मोहतरमा की पदस्थापना हुई, विजुअली इम्पार्ट में गई थी ये, पदस्थापना पे जाती इन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। और इनके पिताजी जो है लोग, वो भी IAS थे, तो माँ और सॉरी पिता और लड़की दोनों गए ऑफिस देखने। इन्हें पूरे बिल्डिंग में कोई ऑफिस समझ में नहीं आया, कलेक्टर ऑफिस में। इनको एक जो है कॉन्फ्रेंस रूम समझ में आया, वो पुराने स्टाइल में बनाया हुआ गया था। तो इन्होंने बोले ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस रूम में जो है मेरा ऑफिस रहेगा, मैं यहाँ रहूँगी। ठीक है भाई, IAS लोगों ने मान लिया, प्रोबेशनरी IAS। फिर इन्होंने जो है बोला कि इसमें ये लाइट्स लगा दो, वो कर दो, फलाना। अब उन्होंने लाइट्स लगाई, वो पुरानी तरह की लाइट्स थी, मतलब थी तो नहीं लेकिन पुराने स्टाइल की थी। नए वाली लाइट्स लगी, उनको नहीं मिली तो नए वाली ले आए। बोले नहीं नहीं, ये तो मैच नहीं कर रही इसके साथ, मुझे यहाँ नहीं बैठना। ठीक, बात खत्म हुई। फिर उन्होंने एक से रिक्वेस्ट करी, एक IAS से, कि डिप्टी कलेक्टर से, कि आप जो है अपना ऑफिस में मुझे बैठने दोगे? उन्होंने कहा ठीक है बैठने देंगे। ये चलता रहा, थोड़े दिन बैठी। अच्छा, ये जब ऊपर वाला जो केस चल रहा था, जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ इनके पिताजी का दबदबा, साथ में पिताजी गए थे, वो भी IAS और सीनियर पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन। तो उन्होंने सबको धमका दिया, तुम जानते हो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फलान रात तुम्हारी ऐसी तैसी। तो माँ पिता और बेटी का जलवा चल रहा था, पापा की परी। सब इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ साहब ठीक है, ऑफिसर ने कहा तो मान लो भैया। कांड वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से इन्होंने लिखित में मांगा कि मुझे गाड़ी दी जाए, मुझे फलान दी जाए, मुझे सिक्योरिटी की अर्दली दी जाए और मुझे बंगला दिया जाए। तो जवाब आया भाई बंगला तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो गाड़ी वाड़ी आपने जो डिमांड करी है, ये गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। इस बीच में उनको जगह पसंद नहीं आई थी, तो वहाँ से बदल कर दूसरे अधिकारी से ने बोला क्या मैं आपके बैठ सकती हूँ? उन्होंने कहा ठीक है भाई आप बैठ जाओ। अधिकारी किसी काम से गए मुंबई एक दिन के लिए। इन्होंने एक दिन में उस अधिकारी का पूरा सामान बाहर फेंकवा दिया, कहते हैं इसका सामान बाहर निकालो और ये मेरा चैम्बर है, आज से मैं बैठूंगी। अधिकारी जब लौट कर आया, उसने देखा ये क्या बवाल है, उसने कलेक्टर को शिकायत करी। कलेक्टर ने आदेश दिया, बोले नहीं मैडम को चैम्बर खाली करना पड़ेगा, जिस अधिकारी का उसी को दिया जाएगा। उसका सारा सामान लेटर वेटरेड सब बाहर करवा दिए, सील वील सब बाहर, और अपने लेटर और अपने वो रखवा दिए। उस चैम्बर में सिर्फ अकेली बैठूंगी, मतलब हाथ जोड़ कर आई थी, जलवा देखिए। और बाकायदा बताया जाता है कि उस डिप्टी कलेक्टर को इनके पिताजी ने धमकाया कि तुम मर जाओगे, जीवन भर तुम कलेक्टर नहीं बन सकते। तो अभी कहानी शुरू हुई है। इसके बाद में जो है इन्होंने लाल बत्ती और ये सारी तमाम सारी मांग करी। मामला यहाँ से थोड़ा खुला, मामला थोड़ा बाहर आया, क्योंकि अंदर का जब फाइट होती है बाहर आती है तो बाहर निकल कर आती है। मामला जब निकल कर आया तो मालूम चला कि मोहतरमा जो है 2023 बैच की, अभी तो नई नहीं है, प्रोबेशनरी है। इतना हंगामा काट दिया, जो कलेक्टर साहब थे उनका भी दिमाग घूम गया। पिताजी ने इनके सबको धमकाने की कोशिश करी, सबको हड़काने की कोशिश करी, जो आया उसको हड़काया, उसको धमकाया, छोड़ा किसी को नहीं। फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, IAS पूजा खेड़कर स्किप्ड 6 मेडिकल टेस्ट। जब बात निकली तो दूर तलक जाएगी। सबसे पहली बात, इनका जो PWD कैटेगरी था, PWBD कैटेगरी, PBWD सॉरी कैटेगरी जो थी, वो पहले इनकी 1 थी, वो बाद में चेंज होकर 5 हो गई। कैसे हो गई ये किसी को नहीं मालूम, कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी कैटेगरी चेंज हो गई। इनका कहना यह है कि मुझे दिखता नहीं है आंखों से, ये इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी है। 2021 में इसी कैटेगरी के तहत इन्होंने अप्लाई किया था और मेडिकल के बाद इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। 2022 में फिर से आई, एग्ज़ाम दिया और 23 में ऑफिसर बनकर आ गई। 5 बार इनको बुलाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए, इन्होंने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि एम्स के बोर्ड ने बुलाया था। एम्स में जुगाड़ चल नहीं पा रही है, तो क्या करें? तो जुगाड़ में ये होंगे कि हम 4-5 बार जरा जो यहाँ से जो है स्किप करा लें और किसी अन्य महाराष्ट्र में या किसी अन्य स्टेट में जहाँ होगा तो वहाँ से अपन जुगाड़ पानी से करवा लेंगे कि हाँ भाई मेडिकल है, मेडिकली अनफिट है, दिखता नहीं है इनको। हाँ, कमाल है। चलिए, कर्मकांड बहुत है। कास्ट का सर्टिफिकेट फेक इसलिए क्योंकि आप क्रीमी लेयर में आते हो। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट फेक इसलिए क्योंकि 5-5 बार बोला गया, आप गए नहीं। इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, ये रास्ते लोगों को, आम आदमी को तो पता ही नहीं। उनके पिताजी IAS थे तो उनको पता है, तो उन्होंने उन रास्तों से इनको घुमा दिया, अंदर घुसा दिया, पहुंच भी गई। हंगामा कटा जब, और जमकर हंगामा कटा, तब क्या हुआ? IAS ऑफिसर ट्रांसफर्ड टू वाशिम ओवर एलिगेशंस। तो इनको वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। भाई IAS इनका कुछ बिगड़ थोड़ी सकता है। मेरा सवाल आज सरकार से बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। क्या इस देश में कोई आदमी गलत तरीके से IAS बन जाएगा तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? IAS का क्यों नहीं कुछ बिगड़ता है? सवाल इस बात का है। ये पद्धति कब तक चलेगी? क्या हम आज तक आज़ाद नहीं हुए? क्या हम आज भी गुलाम हैं? क्या अभी भी यही चलेगा कि नहीं IAS का कुछ नहीं बिगड़ेगा? अगर ऐसा ही तो फिर इस सरकार में बाकी सरकारों में क्या फ़र्क है? मैं पूरी ताकत के साथ मांग करता हूँ सरकार से
कि इसके पूरे सर्टिफिकेट्स खोले जाएं, एक एक सर्टिफिकेट निकाला जाए, चाहे वो ओबीसी वाला है, चाहे इनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, उन सारे सर्टिफिकेट को उसके बाद खंगाला जाए, और यदि ये सर्टिफिकेट गलत निकलते तो इनके खिलाफ मुकदमा करके इनको जेल भेजना चाहिए। ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर से क्या होता है? ट्रांसफर थोड़ी होगा सर, इतनी आसानी से थोड़ी बनेगी बात। चलिए, मामला काफी बढ़ गया, मीडिया हाईलाइट हो गया है। व्यूअर्स, नेशनली आईएएस प्रोफेशनल पूजा खेड़कर जो पुणे से है, उनका मुद्दा नेशनली आज न्यूज स्टोरी बना हुआ है, लेकिन उसमें कैसी चीज लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन वहां पर दिखा रहे हैं ये वही स्पेस है, ये वही एंटी चैम्बर है एडिशनल कलेक्टर साहब का, जहां पर मैडम ने रिक्वेस्ट करके किसी दूसरे के कैबिन को अपने कैबिन में कन्वर्ट कराया। और अब आप जहां सोफा देख रहे हैं, ठीक इसी दीवार के यहाँ उनकी चेयर थी और ये जो टेबल है, यहाँ टेबल लगा था। यानी अगर आप आईएएस हो, यानी अगर आपके पास एटीट्यूड है, तो आप सरकार में रहकर कुछ भी बना सकते हो। अनफॉर्चुनेटली सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो छोटे अधिकारी है वो, अगर आप आईएएस हो गई, आपने कहा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो एंटी चैम्बर है, जो एडिशनल कलेक्टर के लिए बना था, इस एंटी चैम्बर को बना दिया गया आईएएस प्रोफेशनल मैडम का ऑफिशियल कैबिन। बाहर बोर्ड उनके नाम की पट्टी भी लगी और यहाँ से मैडम अपना दफ्तर बना के यहाँ से काम कर रही थी। सो आप देख सकते हैं पावर का कैसे आईएएस कैबिन पर अगर कोई यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। पुणे का भी इसके लिए। अब सवाल इस बात का है कि चमचमाते ऑफिस की आवश्यकता क्या है? आखिर ये सारे आईएएस जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये किन गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं, और ये गाइडलाइंस किसने बनाई? क्यों इनके लिए इतना पैसा सैंक्शन किया जा रहा है? क्यों एक सिंपल ऑफिस नहीं रखा जा रहा है जिसमें पुताई हो, जिसमें एक टेबल हो, सिंपल सी हो, एक सिंपल चेयर हो? क्यों एक आईएएस के लिए चेयर्स महंगी महंगी? क्यों आप कॉर्पोरेट का मुकाबला करना चाहते हो? जिन कॉर्पोरेट का आप मुकाबला करना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी तमाम सारे ऑफिस से बोल रहा हूँ, पूरी सरकार से बोल रहा हूँ, जिनका आप मुकाबला करना चाह रहे हैं, वो इस देश को अरबों खरबों का टैक्स देते हैं, तब वो अपने ऑफिस ऐसे बनाते हैं। आप इस देश से अरबों खरबों का टैक्स नहीं, आप तो 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देते, उल्टा इस देश से तनख्वाह ले रहे हैं। टैक्स जो आ रहा है, टैक्स पेयर के पैसे पर आप लोग जीते हैं। तो ये बर्बादी क्यों? सामान्य ऑफिस क्यों नहीं है इनका? इस प्रकार के हाईफाई ऑफिस क्यों बना रखे हैं इन्होंने? कौन इनको अधिकार देता है? सरकार को चाहिए कृपया कर इसकी स्पेंडिंग को कम करें। आप टैक्स क्यों बढ़ाते जा रहे हो? आप अपने अधिकारियों से बोलिए ना, ये जो अनस्टैंडर्ड खर्चा कर रहे हैं इसको कम करें। हर चीज़ में टैक्स बढ़ा देने से थोड़ी काम बनेगा। खैर, मैडम की पोल अब खुलती जा रही है। मैडम के लिए बुरी खबर है, मैडम के लिए बुरी खबर उनके घर से भी है। मैडम ही नहीं, मैडम के घर वाले भी ऐसे हैं, उनके पिताजी भी ऐसे हैं, उनकी माताजी भी ऐसी हैं भाई। व्यूअर्स, अभी तक डॉक्टर पूजा केड़कर केस में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, उनके कंडक्ट को लेकर, बिहेवियर को लेकर उठाए गए हैं, और इसमें उनके गाड़ी पर जो बैकन लगाया गया था, उसके लिए पुणे पुलिस आज यहाँ पहुंची हुई है एक्शन लेने के लिए, चेक करने के लिए कि बैकन कैसे लगाया गया। लेकिन पीएमसी अभी तक इस केस में अपना कोई रुख साफ नहीं कर रही है। आपने बंगला देखें तो इस फुटपाथ पर ब्यूटिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीनरी लगाई हुई है, कुछ पौधे लगाए गए हैं, और ये पूरा की पूरा फुटपाथ जो है वो 50%, आप कैमरा में देख सकते हैं, पूरा फुटपाथ जो 50% वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इसको दबा लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पीएमसी गरीबों के घर जहां तोड़ने अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो पीएमसी बिजली की रफ्तार से पहुंच जा रही है। बट व्हेन इट कम्स टू अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, आई मीन प्रोफेशनल आईएएस ऑफिसर जो सीनियर सिविल सर्वेंट है, उनके घर के आगे फुटपाथ पर जो ये मेहंदी लगी हुई है, जो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहां पर पीएमसी कोई एक्शन नहीं ले रही है। माय क्वेश्चन इज टू पीएमसी कमिश्नर राजेंद्र भोसले, आपकी टीम क्या कर रही है? कैसे एक सिविल सर्वेंट के घर के आगे पब्लिक फुटपाथ पर यह ब्यूटिफिकेशन के लिए मेहंदी लगाई हुई है? पीएमसी इस पर एक्शन कब लेगी? वेकअप पीएमसी में अगली रिपोर्ट थी, आगे की रिपोर्ट बताएंगे बस। पीएमसी, पुणे शहर में क्या सब कुछ गला हुआ है? क्या सब कुछ सड़ा हुआ है? पुणे कमिश्नर जो है, पुलिस कमिश्नर, वो राष्ट्रवादियों पर, हिंदूवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और एक बार नहीं लगातार कर रहे हैं। इनको कभी भी टैग करो, ये लोग कभी जवाब नहीं देते। पीएमसी भी कोई जवाब नहीं देती ट्विटर पे। ये जवाबदेह हैं ही नहीं, ये निरंकुश हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पूरे देश में उंगलियों पे गिन लीजिए इतने आईएएस सेलेक्ट होते हैं, और आईएएस के एग्जाम में बेईमानी करके सेलेक्ट होना ये कितना ज़्यादा पाप है। सोचिए आप, कितने बच्चे क्या क्या बेच कर आए होंगे। खैर, माताजी भी मिली इनके साथ, फिर क्या? क्या बाहेर आले काय या मनोरमा केळकर जे आहेत ते बाहेर क्या बाहेर आले काय या मनोरमा केळकर जे आहेत ते बाहेर। माताजी थी साहब इनकी, उनका भी यही हाल है। एटीट्यूड देखिए। मैं हैरान हूँ इन लोगों का एटीट्यूड देखकर। पुलिस आई है कार्रवाई करने की, आपने रेड लाइट यानी बीकन कैसे लगा लिया बिना परमिशन के, उसका चालान करना, दरवाज़ा नहीं खोला। दादागिरी देखिए। क्या सामान्य व्यक्ति ऐसा होता तो उसके साथ ऐसे ही होता? अब तो ये रिटायर हो चुके हैं इनके पिताजी, सामान्य व्यक्ति हैं, तो अब क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही? मैडम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कमाल है। सरकार से मेरी मांग है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, और ऐसे देखिए नाम आप ही का खराब होना है। ऐसे अधिकारी जो बन गए हैं गलत तरीके से, उनको न सिर्फ हटाएं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें, एक एफआईआर भी करें। कुछ होगा क्या पता। आइए एक और खबर दिखाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट
डॉक्टर खेड़कर